नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण से एमसीक्यूज के बारे में। लगभग सभी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। बस आपको कॉपी और पेन उठाना है और साथ साथ में पढ़ना है। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के कोई साधन न हो, जिसके पास कोई तट रेखा न हो, या फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य न हो। अब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। और इस प्रकार के अंदर एक प्रकार बनता है जो कि पूछता है कि व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो वहां पर दो प्रकार की होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी बंद टाइप अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो खैर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है। इसे हम बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ क्या रहे हैं सर? हम तो अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ रहे हैं। अब इन प्रकार के अंदर बेसिकली बात की जाए तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रकार है, सबसे पहले बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से बांटा है। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप में कौन कौन सी रहेगी? एक होती है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत देश दुनिया के बाकी देशों के साथ में व्यापार करता है, तो आप में से मोस्टली बच्चों का जवाब होगा बिल्कुल सर, हम व्यापार करते हैं। क्योंकि हम अपने घर की बात करें तो घर में जितने भी आइटम रखे होते हैं, अगर आप उनको ठीक प्रकार से चेक करें तो आपको मिल जाएगा कि उनमें से कोई ना कोई आइटम विदेश में बना होगा, उस पर लिखा होगा कि मेड इन चाइना है, मेड इन दक्षिण कोरिया है, मेड इन यूएसए है, मेड इन जापान है, मेड इन ये है, मेड इन वो है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि हम विदेशी वस्तु का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम व्यापार तो करते हैं, और जो कंट्री व्यापार करती है उसे कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। अब व्यापार करता है, इसका अर्थ क्या है? व्यापार करने का अर्थ कहते हैं अपा कि जिस कंट्री में जहां पर आयात निर्यात होता हो। अब आयात निर्यात क्या होता है? आयात मतलब कि विदेशों में बनी हुई वस्तुओं को भारत में इंपोर्ट करना, यानी कि उनको भारत में लेके आना, उनका यूज करना। और निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, यानी कि भारत में जो वस्तुएं बनती हैं उनको विदेशों में जाकर बेचना। तो इसी को तो व्यापार कहते हैं। तो वहां जहां पर आयात निर्यात होता हो वो खुली अर्थव्यवस्था होती है, और जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि आयात निर्यात नहीं होता उसे कहते हैं बंद टाइप अर्थव्यवस्था। दुनिया के सभी देश खुली अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, और हमारा देश सबसे अधिक व्यापार करता है अमेरिका के साथ में, यानी कि यूएसए के साथ में। बंद की बात करें तो एकमात्र एग्जाम्पल अपने पास में है नॉर्थ कोरिया, और ये भी नियर अबाउट क्लोज इकोनॉमी है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ किसी भी चीज के लिए डिपेंड तो रहते हैं। ये तो बात किया अपन ने बेसिक। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछ सकता है कि खुली अर्थव्यवस्था में कौन से टाइप की पॉलिसी अप्लाई की जाती है, कौन से टाइप की नीति अप्लाई की जाती है। खुले में हम अप्लाई करते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भूमंडलीकरण को। अब भूमंडलीकरण कहेंगे या फिर इसी को वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो नीति आपसे पूछ सकते हैं। और वैश्वीकरण का अर्थ क्या बनता है? व्यापार करना, है ना। वहीं पर पूछे आपसे बंद टाइप अर्थव्यवस्था जो होती है तो उसमें कौन सी पॉलिसी फॉलो की जाती है। इसमें प्रोटेक्शनिज्म यानी कि संरक्षणवाद की पॉलिसी फॉलो की जाती है। संरक्षणवाद कि जी हम तो बचाव करेंगे, अपन का तो व्यापार नहीं करना है, घर में कमाएंगे घर में खाएंगे, उसे कहते हैं संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म। ये तो अपन ने एक प्रकार पढ़ा है। दूसरा प्रकार काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें बेसिकली पूछा क्या जाता है, आपसे पूछेगा कि इनकम के बेस पर अर्थव्यवस्था को कैसे कैसे बांटा है। आय यानी कि इनकम के बेस पर, तो काफी इंपॉर्टेंट है इनकम वाला बेस। सबसे पहली बात, इनकम के बेस पे कौन बांटता है? तो उस संगठन का नाम है वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक। आपको कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है। अब वर्ल्ड बैंक बांटता है तो वर्ल्ड बैंक बताएगा क्या? वर्ल्ड बैंक बताता है
पीसीआई। अब पीसीआई क्या होता है सर? इसकी फुल फॉर्म होती है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय। इसका सूत्र क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है कि पूरे देश की इनकम, देशवासियों द्वारा कमाई गई इनकम, नेशनल इनकम डिवाइड बाय में टोटल पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या कितनी है उससे डिवाइड करेंगे तभी एक व्यक्ति की आय आ जाएगी। तो ये आपको यहां से पढ़ना है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जिस मेथड का यूज करता है उस मेथड को जाना जाता है, बचपन में हमने साइकिल का प्रयोग किया है और अब हमें पढ़ना होता है एटलस मेथड। वर्ल्ड बैंक ये जो फॉर्मूले के माध्यम से या फिर जो भी पर कैपिटा इनकम निकालता है इसके लिए एटलस मेथड का प्रयोग करता है, ये आपको याद करना है। अब सर बांटा किस किस प्रकार से है, एग्जाम में तो हमसे वही पूछेगा कि किस प्रकार से बांटा है, एक बार वो बता दो तो मजा आ जाए। देखो ध्यान से देखो, बांटा कैसे है वर्ल्ड बैंक ने? वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इनकम के बेस पर मैं अर्थव्यवस्था को 4 प्रकार से बांटता हूं, और 4 प्रकार से बांटता ये हर एक साल बांटता है, यानी कि हर एक साल रिपोर्ट जारी होती है। सबसे पहली रिपोर्ट 1989 में जारी की गई थी और ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर क्या 1 जुलाई 2023 जा चुका है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 1 जुलाई 2023 जा चुका है, तो रिपोर्ट भी जारी की जा चुकी है। अब कैसे बांटा है? सबसे नीचे लिखेंगे अपन लो इनकम वाले देश, यानी कि जिनकी आय कम है, जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है। फिर हम बात करेंगे लोअर मिडल वाले, बीच वाले, लोअर मिडल वाले, कम मध्यम। फिर बात करेंगे अपन अपर मिडल के बारे में, अपर मिडल इनकम वाले देश कौन से हैं, उच्च मध्यम वाले। और फिर बात करेंगे अपन उच्च हाई इनकम वाले देश कौन से हैं, हाई इनकम। तो वर्ल्ड बैंक ये कहता है, 1 जुलाई 2023 की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने कहा देखो भाई, अगर किसी भी कंट्री में, उस कंट्री में पर कैपिटा इनकम यदि $1135 से कम है, यदि उस देश की पर कैपिटा इनकम एक साल की $1135 से कम है, तो उसे हम कहेंगे लो इनकम वाला देश। राजी ठीक है। और अगर इनकम $1136 से $4465 के बीच है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लोअर मिडिल कहेंगे। यदि पर कैपिटा इनकम $4466 से $13,845 के बीच है, तो इसे अपर मिडिल कहेंगे। और अगर इनकम $13,845 से अधिक है, तो उसे हम कहेंगे हाई इनकम वाला देश। अब सर ये तो आपने ठीक है, आपने एक रेंज बता दी है, लेकिन अगर आप बता दें कि भारत कहाँ पर लाई करता है, भारत की रैंक क्या है, तो मजा आ जाए। वर्तमान में जो रिपोर्ट जारी हुई तो भारत के लिए बोला गया कि भारत की पर कैपिटा इनकम $2388 है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कहाँ पर लाई करता है। भारत आएगा सर 2388 है, तो इतने पागल तो हम नहीं है, इतने आसान से क्वेश्चन का जवाब हम नहीं कर पाएंगे। ये सीधा जा रहा है लोअर मिडिल की तरफ। तो भारत है निम्न मध्यम आय वाला देश। अब ये मत सोचना कि सर तो एम ही करवा रहे हैं, ये आंकड़े याद करने पड़ेंगे क्या, एग्जाम में आता है क्या? बिल्कुल आता है। एसएससी जीडी 2021 का एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था कि लोअर मिडिल इनकम वाले देश जो है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है और वाई की मांग भी कम हो जाती है, तो ए एक्स और वाई प्रतिस्थानी है, बी एक्स और वाई पूरक है, सी एक्स वाई से बढ़िया है और वाई एक्स से बढ़िया है। एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जी करे तो करे क्या, आप इनको स्किप करने की सोचते हो अगर नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है फिर आप जय माता दी ऑप्शन नंबर सी करके आते हो, मुझे पता है। तो इनको सोल्यूशन कैसे करना होता है, किस प्रकार से इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम, काफी आसान, बिल्कुल ही लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वही है कि कभी पढ़ा नहीं होता है, समझा नहीं होता है। आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब होता क्या है, डिमांड का टॉपिक है ये, उसमें से पूछा गया आपसे, अगर यहां पर देखो एक हम लेंगे कीमत को और दूसरा हम लेंगे मांग को,
मांग का अर्थ क्या बनता है, डिमांड बनता है। यानी कि एक साइड हमने डिमांड को पकड़ा है भाई, डिमांड को, और दूसरी साइड हमने प्राइस को पकड़ा है, कीमत को पकड़ा है। अब होगा क्या, हमेशा और हमेशा आप ये देखते हैं कि अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी जो डिमांड होती है वो हमेशा कम हो जाती है। या फिर अगर डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि यहां पर अपन को उल्टा देखने को मिलता है। अगर किसी वस्तु का प्राइस ज्यादा है, रेट ज्यादा है, तो हम उस वस्तु की डिमांड कम करते हैं। और अगर डिमांड बढ़ जाती है किसी वस्तु की, डिमांड में चाहता है, तो प्राइस वहां पर अपने को कम देखने मिलता है। सिंपल सी बात है कि डिमांड बढ़ेगी, कब बढ़ेगी डिमांड, जब प्राइस कम होगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैप बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, ये जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है कि प्राइस ज्यादा है किसी वस्तु का तो डिमांड कम होगी, सिंपल सी बात है। प्राइस कम है थोड़ा तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस और कम हुआ डिमांड बढ़ी है, प्राइस और ज्यादा कम हो गया तो डिमांड और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहां से आप समझे क्या कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है किसी वस्तु का, वैसे वैसे ही मांग में कमी आती है, डिमांड में कमी आती है। तो हमेशा और हमेशा प्राइस और डिमांड उल्टा संबंध रखती है, इनवर्स रिलेशनशिप रखती है। आपने देखा होगा कि जब टमाटर के दाम बढ़े थे, तो टमाटर की जो मांग है, डिमांड है, वो काफी हद तक कम हो गई थी। आज मार्केट में हम जाते हैं तो टमाटर अपने को 20 रुपए किलो मिलते हैं, तो हम किलो आराम से लेके घर पे आ जाते हैं क्योंकि प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। लेकिन एक टाइम वो था जब टमाटर की कीमत 150 से 200-300 रुपए तक पहुंच गई थी, तो उस टाइम पर हमने टमाटर को खरीदना ही छोड़ दिया था क्योंकि प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड हम कम कर रहे थे। सिंपल सी बात है, तो उल्टा संबंध होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जी कीमत कम होती है, यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होती है तो वाई की मांग भी कम हो जाती है। अभी लोचा क्या है, सबसे पहले अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो ऑप्शन ए रहेगा, एक्स और वाई प्रतिस्थानी है। अब प्रतिस्थानी क्या होता है सर, प्रतिस्थानी होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट का अर्थ क्या बनता है, यानी कि वे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। तो आपको याद क्या करना है, एक दूसरे के स्थान पर, एक दूसरे के स्थान पर। कभी आपने देखा हो क्रिकेट मैच देखते हो या फिर आप कबड्डी का मैच देखते हो, तो उसके अंदर आप यूज करते हैं कि भैया ये इसको चोट लग गई है तो इसको एक काम करते हैं, इसको भी के लिए बाहर करते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट लेके आते हैं हम। ऐसा आपने सुना होगा कि इस फलाने खिलाड़ी का फलाने खिलाड़ी से सब्स्टिट्यूशन किया गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट। लेकिन यहाँ पर तो माल की बात की जा रही है, वस्तु की बात की जा रही है। तो गुड्स कौन सी होगी, वह वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। सर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे बेसिक से एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, चाय व कॉफी। अब ऐसा होता है कि अगर आपको चाय ना मिले तो आप कॉफी से काम चला लेते हैं, आपको कॉफी ना मिले तो आप चाय से काम चला लेते हैं। तो इसमें होगा क्या एक्चुअली, सोच के देखो, अगर चाय की प्राइस, चाय का जो प्राइस है, कीमत है, वो एकदम से बढ़ जाती है, तो लोग क्या चाय को प्रेफर करेंगे, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, लोग चाय को प्रेफर कम करेंगे क्योंकि इसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो लोग इसका जो सब्स्टिट्यूट है कॉफी है उसकी तरफ फोकस करेंगे और कॉफी की डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। मांग क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय महंगी हो चुकी है, तो इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है यानी कि कॉफी है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही चाय के प्राइस वापस से कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो होगा क्या इस कंडीशन में, कॉफी की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि चाय की डिमांड कम रहेगी। तो अमूमन आप देखते हैं कि चाय को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि प्राइस के दाम, चाय के जो दाम है वो एकदम से बढ़ जाते हैं। चाय 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए हो जाती है एक चाय का कप। तो उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे, काम करेंगे यार, फिर तो 30 रुपए वाली कॉफ़ी पी लेते हैं, 20 रुपए वाली कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी का पाउच ले आते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देंगे। लेकिन वापस से
जब चाय का प्राइस कम हो जाता है, 10 रुपये पे आ जाता है, तो फिर लोग कॉफ़ी को प्रेफर नहीं करेंगे। लोग सोचेंगे अच्छा चाय सस्ती हो गई है, काम करते हैं, फिर कॉफ़ी की डिमांड भी यहाँ पर घट जाएगी, लोग चाय की तरफ वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलो। क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है, यानी कि चाय की कीमत कम हो जाती है, तो वाई की जो मांग है वो भी कम हो जाती है। तो हमने पढ़ा है वाई की डिमांड भी कम हो चुकी है। कौन सी वस्तु है? प्रति स्थानीय वस्तु है। इनमें जो ग्राफ बनता है वो हमेशा धनात्मक बनता है, पॉजिटिव बनता है। कैसे बनता है? इस प्रकार बनता है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। ग्राफ पॉजिटिव किस प्रकार बनता है? एक साइड लिया आपने प्राइस ऑफ एक्स गुड, यानी कि चाय की बात कर रहे हैं। दूसरी साइड लिया हमने डिमांड ऑफ वाई गुड, यानी कि कॉफी की बात कर रहे हैं। अब इसमें था क्या कि सर अगर चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, चाय का प्राइस और बढ़ा कॉफी की डिमांड और बढ़ेगी, चाय का प्राइस बढ़ा कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, चाय का प्राइस बढ़ा कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। इस प्रकार से होता है। वापस से चाय की कीमत कम होगी तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। ग्राफ कैसे बनेगा? पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे तो हमेशा इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है, यानी कि डीवैल्यूएशन करती है, मूल्य को गिराती है? तो इसका जवाब रहेगा निर्यात को बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक बार सोच के देखिए, अगर आप रुपए का और डॉलर का कंपैरिजन करते हैं तो आज वर्तमान में जो भारत के 80 रुपया है, मैं ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ आपको, मैं लगभग बता रहा हूँ, वो इज इक्वल टू है एक यूएस डॉलर के। एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू भारतीय 80 रुपया। अब सपोज करो कि यूएस वाले को भारत में सामान खरीदना है, तो उसको 80 रुपये का सामान खरीदने के लिए एक यूएस डॉलर पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर सरकार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है, यानी कि हमारी जो मार्केट वैल्यू है मुद्रा की, करेंसी की, वो गिरा देती है। सपोज करो कि हमने गिरा के कर दिया 85 रुपया कि जी आज के बाद ना एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू होगा 85। अब क्या है कि पहले जो यूएसए का व्यक्ति था, अब उस व्यक्ति को अगर 80 रुपये का सामान खरीदना है तो उसे एक यूएस डॉलर पे करना पड़ता था। अभी वह एक यूएस डॉलर ही पे करेगा, लेकिन उसको सामान मिल जाएगा 85 रुपये का। तो यानी कि वो सामान ज़्यादा मात्रा में अपने यहाँ से खरीदना चाहेगा। सिंपल सी बात है। अगर ज़्यादा मात्रा में खरीदना चाहेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। तो हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि विदेशी जो लोग हैं वो अपने भारत से ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदें, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है। आप समझ गए होंगे। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के लिए आपको याद करना है हमेशा और हमेशा 30 वर्ष होती है। अगर पी फॉर राष्ट्रपति की बात करें, वीपी फॉर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, जी फॉर राज्यों के गवर्नर राज्यपाल की बात करें, तो तीनों के लिए जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज है, वो है 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो मिनिमम आयु है 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो कम से कम आयु 30 साल। अगर पीएम प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा से तो आयु 25 साल है। प्रधानमंत्री बनता है राज्यसभा से तो आयु 30 साल है। वहीं पे अगर विधानसभा के मेंबर्स की बात करें तो आयु 25 साल है। विधान परिषद की बात करें, एलसी की बात करें तो आयु 30 साल है। सीएम मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री बने अगर विधानसभा से तो 25 साल है, बने विधान परिषद से तो 30 साल है। वोट डालने की आयु की बात करते हैं तो वो आयु है 18 साल। 1950 में कितनी थी सर? 21 साल थी। अब 21 से घटाकर 18 कब की गई? 61वां संशोधन था, 1989 का समय था, राजीव गांधी की सरकार थी, समिति तारकुंडे थी, तारकुंडे ने यहाँ पर तार को जोड़ दिया। ठीक है, ये आपको पढ़ना है यहाँ से। अगर रिटायरमेंट एज की बात करें तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज है तो रिटायरमेंट एज 65 साल है। वहीं पर यदि हाई कोर्ट के जज है तो रिटायरमेंट एज 62 साल है। ये आपको पढ़ना है।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करना, और क्या करेंगे, खेती करना। इसके बारे में आगे आप पढ़ सकते हो कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। और अगर इस सभ्यता की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 तक ये रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में भी सबसे अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। आप जितनी बातें लिखी आपको यहाँ से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ये सारे हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, जिसको मृत्यु का टीला कहा जाता है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। जितनी मैंने स्लाइड आपकी लगाई है सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।